आज हम बात कर रहे हैं न्यूनैटल हाइपर बिलिरुबिमिनी के बारे में। तो जो हाइपर बिलिरुबिमिनी होता है उसको हम अनदर नेम से भी जानते हैं, उसका नाम होता है जॉन्डिस। और नॉर्मली क्या होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। और एक बहुत ही कॉमन कॉमन होता है बच्चों में। अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए ये खतरा हो सकता है। तो चलो आज इस वीडियो में जानते हैं किस तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से क्योर कर सकते हैं और क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। सबसे पहले करते हैं हम न्यूनैटल हाइपर बिलिरुबिमी। तो न्यूनैटल हाइपर बिलिरुबिमी में यहाँ पर एक बच्चा दिखा रखा है, न्यूनैटल जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। अब न्यूनैटल का मतलब क्या होता है? न्यूनैटल का मतलब एक टाइम पीरियड होता है, 0 से लेके 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक का कर दिया हमने अर्ली न्यूनेटल। अर्ली न्यूनेट का मतलब जिस बच्चे को कितने दिन और के 0 से लेके 7 डेज और के हैं, तो वो क्या हो गया, अर्ली न्यूनेट, ठीक है। और अगर हम लेट न्यूनेट की बात करें तो लेट न्यूनेट कितना होता है, 8 से लेकर 28 दिन का, 8 से लेकर 28 दिन का होता है। दो भागों में हमने बांट दिया। अगर यहाँ पर हमने जैसे कि ये बोला कि हाइपर बिलिरुबिमिया, तो जो हाइपर बिलिरुबिमिया है इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम तोड़ के जानने की कोशिश करते हैं। हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, बिलिरुबिन मतलब होता है पिगमेंट, और एमिया मतलब होता है ब्लड। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे बिलिरुबिन क्या होता है करके। तो बिलिरुबिन ये है। अब यहाँ पर बच्चा दिखा रखा है। अब इस बच्चे में बिलिरुबिन पर हम क्या, ये देखो ये दिखा रहा है, एक नारंगी पीला रंग का द्रव्य होता है, ठीक है। जो क्या होता है, नॉर्मली स्टोर हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है। कहाँ पर रहता है? यहाँ पर गॉल ब्लैडर में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में यहाँ पे स्टोर रहेगा, यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर रहता है। और वैसे क्या यहाँ रहता है, पाया कहाँ जाता है, फाउंड किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, बिलिरुबिन रसायन यकृत में पाया जाता है, यानी कि बिलिरुबिन केमिकल इज फाउंड इन द लीवर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूनेटल जॉन्डिस। इसको किसके नाम से जाना जाता है? न्यूनेटल जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। बिलिरुबिन साइकिल, बात करते हैं बिलिरुबिन साइकिल की। तो किसी भी नॉर्मल बच्चे में बिलिरुबिन की साइकिल इसी तरीके से होती है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होगा। आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि जैसे नॉर्मली जो अडल्ट होता है उसमें लाइफ साइकिल कितनी होती है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज होती है। लेकिन बच्चे में ये केवल कितनी रह जाती है, 80 से 19 डेज की होती है, 80 टू 19 डेज, ठीक है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर क्या होगा, एचबी का डिस्ट्रक्शन, तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है फर्दर फिर से क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, फिर से दो भागों में बढ़ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन एक साइड इधर साइड आ गया, एक साइड राइट एक साइड लेफ्ट हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में जो एच बी है ग्लोबिन में बढ़ गया है, इधर हीम में बढ़ गया, इधर ग्लोबिन में बढ़ गया। अब ग्लोबिन में फिर ग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लोबिन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड में, ठीक है। और अमीनो एसिड को सभी लोग जानते हैं कि वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, वो भी अपने आप में एक टॉपिक है, किस तरीके से वो यूज़ होती है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाती है, ग्लोबिन का काम खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं इधर की साइड, लेफ्ट साइड आते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या बोला मैंने, हीम में बटा, और हीम फिर दो भागों में बढ़ गया, हीम फिर से दो भागों में बढ़ गया। एक आयरन, और आयरन का फिर से हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, ये सबको पता है, वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करती है, ठीक है। और दूसरी साइड ये बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है, फायरिन में बढ़ जाता है, प्रोटोफायरिन में बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोटोफायरिन में बढ़ जाता है। तो उसके बाद ये प्रोटोफायरिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया। बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो नॉर्मली हमारी बॉडी को तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही चाहिए होता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गया। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में ये कन्वर्ट हो गया जब, फिर क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनटू द लीवर। अभी जैसे लीवर की पिक्चर दिखाई थी तो उसमें ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाता। तो एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइंड विथ एल्बुमिन। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है किसके साथ बाइंड बना लेता है, एल्बुमिन के साथ बाइंड बना लेता है, ठीक है। ये एल्बुमिन दिखा रहे हैं यहाँ पे, एल्बुमिन के साथ बाइंड बना लेता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली ये होता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है प्रोटीन की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे।
फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन, ये कॉम्प्लेक्स किस में एंटर होता है, ये लीवर में ये कॉम्प्लेक्स एंटर हो जाता है, किसके साथ बाइंड बनाता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लस एल्बुमिन, ये कॉम्प्लेक्स किस में एंटर हो जाता है, हमारे लीवर में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब लीवर में एंटर हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट इनटू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाय एंजाइम। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गया, और उसमें एंजाइम कौन था, इसमें एक एंजाइम है उसका नाम है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। तो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज के से ये क्या हो गया, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो गया, जो क्या होता है सीक्रेट बाय लीवर, लीवर के द्वारा सीक्रेट कर देता है, और एडिंग क्या करता है, ग्लूकोनोरिक एसिड को ये क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, अब क्या होता है, नाउ लीवर हैज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर इनटू द बाइल। अब क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो किस में चले जाता है, अब चले जाता है बाइल में, कहाँ से, लीवर से कहाँ चले जाएगा, बाइल में। जैसे कि अभी दिखाया था मैंने, दिखाया था कि किस तरीके से लीवर से कहाँ चले जाएगा, वो बाइल में चले जाएगा। ठीक है ना, बाइल में चले जाएगा। ओके, ठीक है। अब रीच टू गॉल ब्लैडर, उसके बाद क्या होगा, गॉल ब्लैडर से क्या करेगा, वो गॉल ब्लैडर तक पहुंच गया, अब उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा, उसके बाद वो कहाँ चले जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद कहाँ चले जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मैं कोशिश करूँ तो, ठीक है, ये है, आ गया, हाँ ये है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद वो कहाँ चले गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एक साइड वो एंजाइम में कन्वर्ट हो गया और एक साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम इधर की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू, अब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो बिलिरुबिन बन चुका है, अब वो क्या होता है, अब वो दो भागों में बढ़ जाता है फिर से, एक साइड बन जाता है यूरोबिलिरुबिन और एक साइड बन जाता है, एक साइड क्या बन जाता है, स्ट्रोकोबिलिरुजन हो जाता है, स्ट्रोकोबिलिरुजन। ठीक है, अब जो यूरोबिलिरुजन होता है ना, वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है, किसी भी नॉर्मल बच्चे में यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, और जो स्ट्रैकोबिलिरुजन होता है, स्ट्रैकोबिलिरुजन स्टूल के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आउट हो जाता है। ठीक है, वो इस तरीके से बाहर आउट हो जाता है। अब इधर जो है एंजाइम में बटा, फिर वो एंजाइम किस में, फिर बीटा ग्लूकोरोटीनेज में बदलता है, फिर कन्वर्ट सम अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो किस में बदल जाता है, कुछ अमाउंट में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बन जाता है और कुछ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल जाता है। तो ये तो एक कहानी थी, किसकी कहानी है कि हमारी बॉडी में बिलिरुबिन साइकिल किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ कहीं भी रुकावट आएगी तो बच्चे को जॉइंटिस बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जॉइंटिस होने से तो नॉर्मली नहीं रोका जा सकता बच्चे को, तो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या हो सकती है जॉइंटिस की। पहली डेफिनेशन क्या है, अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 5 mg पर डीएल है, 5 mg पर डीएल है या इससे ज़्यादा है, तो देन उसको क्या है, उसको हाइपर बिलिरुबिमिया है। ठीक है, और क्या हो सकता है, इफ टोटल बिलिरुबिन यानी कि अनकॉन्जुगेटेड भी और कॉन्जुगेटेड भी किसके बराबर है, 12 mg पर डीएल या उससे ज़्यादा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिमिया कहलाएगा। इसमें एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन क्या है, इफ बिलिरुबिन लेवल मोर देन 20 mg पर डीएल, सो इट्स सीवियर स्टेज। अगर कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड मिलके 20 mg पर डीएल से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगे, जो कि बहुत डेंजर है। ठीक है, बिकॉज फैट सॉल्युबल सब्सटेंस अर्ली एंटर इनटू द ब्रेन, तो सब जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस क्या है ब्रेन में चले जाएंगे, और जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर ये हो गया, क्या हो गया, बी हो गया, ट्रिपल बी हो गया, तो ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, तो ये क्या कर सकता है, बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है, बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है। ठीक है, बिलिरुबिन इंसेफेलो, ठीक है, तो बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है। बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी भी माइल्ड हो सकता है और क्या हो सकता है, सीवियर हो सकता है। ठीक है, माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड में सेंसरी जो सेंसरी न्यूरल को अफेक्ट करेगा हमारी। ठीक है, हेयरिंग लॉस कर सकता है, और दूसरी जगह सीवियर होगा, तो सीवियर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्निक्टरस बोलते हैं, क्निक्टरस, बिकॉज फ्री बिलिरुबिन डिपॉजिट इनटू द बेसल गैंग्लिया। तो अब क्या करेगा, क्निक्टरस जब हो जाता है, क्निक्टरस क्या होता है, जो बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है हमारी जो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया होती है, वहाँ पर ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब क्या क्या हो सकता है,
अगर ये हो गया तो क्या क्या सिम्टम दिखाएंगे, हाइपोटोनिक दिखाई देगा। हाइपोटोनिक पहली कंडीशन क्या दिखाई देगी, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक तुम्हें पता ही होगा, साइंस की स्टूडेंट हो, हाइपोटोनिक, ठीक है ना, हाइपोटोनिक, ओके। हाइपोटोनिक होगा, हाई पिच क्राई होगा, सेरिब्रल पाल्सी होगा, सेरिब्रल पाल्सी, ओके, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी की पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। इस तरीके से सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सेरिब्रल पाल्सी कॉन्टेक्स न्यूरॉन से बना था, जस्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप द न्यूरॉन्स, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी देखेंगे, कन्वर्जन देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा अगर ये हो गया, ठीक है। अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। तो जॉन्डिस किस किस टाइप का हो सकता है। पहला तो हो सकता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक, और जॉन्डिस मतलब जॉन्डिस यानी कि जो हमारी बॉडी में चेंजेस के कारण होता है। पैथोलॉजी किसी डिजीज कंडीशन के कारण जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है ना, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ओके। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस यानी कि मदर इन एडुकेट अमाउंट में बच्चे को फीडिंग करा रही है ब्रेस्ट, तो उसको जॉन्डिस हो सकता है। अब आता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा मिल्क पिलाने के कारण जॉन्डिस हो सकता है। तो ये 4 टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ओके। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं, ओके, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ये क्या कितने देर में हो जाएगा, 24 आवर के बाद ये होना शुरू हो जाता है, 24 आवर के बाद ये होना जो शुरू हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टर्म बेबी में अगर ये सिम्टम हमें देखने को कब मिल जाएंगे, टर्म बेबी में हमें ये देखने को मिल जाएंगे 3 दिन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, 3 दिन में टर्म बेबी में देखने को मिल जाएंगे, और प्री टर्म में ये देखने को मिलते हैं हमें 5 दिन में, ठीक है, और नॉर्मल बच्चे में हमको 4 दिन में देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मली इतना होता है। तो नॉर्मल मतलब एवरेज हमें 4 दिन में, नॉर्मल बेबी में हमें 4 दिन में दिखना है, टर्म बेबी में 3 दिन में, और प्री टर्म में 5 दिन में। नॉर्मल मतलब एवरेज हो जाएगा, एवरेजन हमें 4 दिन में दिखने को मिल जाता है, ठीक है, यानी कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरम बिलिरुबिन लेवल नेवर क्रॉस, जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है वो कभी भी 15 mg/dl से ज़्यादा नहीं होता है, 15 mg/dl से ज़्यादा ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अगर उसको क्या कौन सा जॉन्डिस है, उसको कौन सा जॉन्डिस है, अगर उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है। वैसे इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये सेल्फ ट्रीटेड होता है। सेल्फ ट्रीटेड ये जो हो जाएगा 7 से लेकर 14 दिन में ये अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा, किस में, नॉर्मली, चाहे वो प्री टर्म हो चाहे वो टर्म हो। अगर हम टर्म की बात करें तो 7 दिन में ये क्या हो जाता है, 7 दिन में ठीक भी हो जाता है, और प्री टर्म में ये 14 दिन में ठीक हो जाता है, विद इन 14 डेज में ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या हैं। हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉज क्या हैं। पहला तो इमेच्योर लीवर होता है, ये तो पता ही आपको, इमेच्योर लीवर होता है, यहाँ पर इमेच्योर लीवर होता है। तो इमेच्योर लीवर होने का इमेच्योर लीवर इमेच्योर दिखा रहा है, तो इमेच्योर लीवर होने का जो है वो कारण क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके ऑर्गन इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, तो इमेच्योर लीवर होता है, ठीक है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आरबीसी का लाइफ स्पान कम होता है, वो नॉर्मली कम होता है, कितना होता है, 80 से लेकर 90 दिन का होता है, और एक अडल्ट में 120 डेज का होता है। तो जो मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताया कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, एचबी का डिस्ट्रक्शन होता है, वो क्यों होता है, इसके कारण होता है क्योंकि 80 से 90 डेज ही लाइफ स्पान होती है किसकी, आरबीसी की बच्चे में। अब फीटल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन, अब फीटल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल में होता है वो होता है 20 से लेके 22 mg/dl होता है। अगर हम बात करें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन वो कितना कैरी करता है, 35 mg बिलिरुबिन कैरी करता है एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। अब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात कर लिया हमने, बॉडी में जो चेंजेस आए तो उसके कारण होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण हो सकता है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्मली 24 आवर में हमको ये देखने को मिल जाएगा, 24 आवर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम कॉजेज़ के बारे में, कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। कॉजेज़ क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ओके। पैथोलॉजिकल का मतलब किसी रोग के कारण होता है जो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल।
अब एनी रीजन विच लीड हीमोलाइसिस, मतलब कोई भी ऐसा कारण जो क्या करने लग जाएगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन करने लग जाएगा। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी या इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम आइसोमियाजेशन होने लग जाता है, आइसोमियोजेशन होने लग जाता है। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी को देखना, एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जिसमें क्या होता है, मदर क्या होती है इसमें हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, और बच्चे का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन ये हमको देखने को मिलते हैं ना, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है, एक कंडीशन देखने को मिलती है। अब एक कंडीशन और इसमें G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेसिस, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है G6PD डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो पहला क्या है, हेमोलाइसिस हो सकता है, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो सकता है। दूसरा आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी हो सकती है। आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी में जिसमें आपने देखा होगा कि मदर के उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, और या मदर नेगेटिव होती है और फादर पॉजिटिव होता है, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है उसका आरएच, ठीक है ना। एबीओ इनकॉम्पिटिबिलिटी जिसमें ब्लड ग्रुप का होता है, ठीक है, मदर नेगेटिव भी होती है इसमें भी कंडीशन, फादर पॉजिटिव हो सकता है और बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है, तो वो देखने को मिल सकता है। G6PD डेफिशिएंसी एक प्रकार की कंडीशन, डिजीज कंडीशन है, वो देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन कारण, और इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जो होता है वो 5 से लेकर 15 दिन के अंदर देखने को मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू इनएडुकेट इनसफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग सो बिलिरुबिन डज नॉट एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा अगर सही मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, जैसे कि नॉर्मली क्या बोलते हैं 2 से 3 घंटे में या एक दिन में 8 से 10 बार में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए ना। तो अगर इस तरीके से हम नहीं करा रहे किसी भी कारणवश, तो उसमें क्या हो सकता है, बिलिरुबिन जो है उसकी बॉडी में वो एक्स आउट नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि किस तरीके से उसका साइकिल काम करती है, वो यूरिन के थ्रू स्टूल के थ्रू आउट हो जाता है वो, लेकिन हमारी बॉडी में स्टूल रहता है तो आउट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस की। तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस यानी कि जब हम एक्सेसिव अमाउंट में बच्चे को मिल्क पिलाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क, तो उसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। ये सिम्टम हमको देखने के मिलेंगे 5 से लेके 7 दिन में देखने को मिलेंगे, और किसके कारण होगा, ड्यू टू ब्रेस्ट मिल्क के कारण देखने को मिलेगा, ठीक है। सब सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जॉन्डिस को करने के लिए इंक्रीज करते हैं। एक तो फैटी एसिड होता है, डिक्रीज इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ द किसकी कम एक्टिविटी के कारण, ग्लूकोनोरिन ट्रांसफरेंस के कारण देखने को मिलता है, ठीक है, ग्लूकोनोरिन ट्रांसफरेंस के कारण देखने को मिलता है फैटी एसिड में, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो कारण हो सकता है वो क्या होता है प्रेजेंट मिल्क में, प्रेग्नेनिडॉल डिक्रीज क्या कर देता है, ग्लूकोरोनिन एंड एसिड कंजक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, प्रेग्नेनिडॉल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीटा ग्लूकोरोनिडेज क्या करता है, बीटा ग्लूकोरोनिडेज क्या होता है, कन्वर्ट कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंजुगेटेड इंपॉर्टेंट है। तो कंजुगेटेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनकंजुगेटेड में हो जाता है, किसके कारण, बीटा ग्लूकोरोनिडेज के कारण हो जाता है, ठीक है ना।